सो जब भी गोल्ड और सिल्वर अपने पीक पर जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज अ क्रैक इन द इकोनॉमी इन द वर्ल्ड जो फिक्स होना जरूरी है। लेट्स गो बैक टुवर्ड्स 2022 जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था, दैट वाज द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर 3। लोग ये सोच रहे हैं कि आज के टाइम पर ईरान के ऊपर अटैक हुआ तो ये वर्ल्ड वॉर 3 है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारा कुछ शुरू हुआ जब 2022 में रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, बिकॉज नेटो ने प्रोवोक किया था रशिया को, अदरवाइज रशिया उस पर अटैक नहीं कर रहा था। हुआ ये कि जब रशिया अटैक किया यूक्रेन पर तो धीरे 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 जो वॉर है ना उसको नॉर्मलाइज किया गया पूरी दुनिया में कि वॉर इज नॉट अ बिग डील। सबसे पहले यही करते हैं लोग, जो ऊपर बैठे लोग हैं, कि बड़े इवेंट्स को ना नॉर्मलाइज करेंगे आपके बीच में। अब बहुत लोग इंडिया में या एशियन कंट्रीज में या सब कॉन्टिनेंट में बैठ करके सोच रहे होंगे यार रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रहा है, हमारा क्या है, हमें इसमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा कुछ नहीं जा रहा। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है, बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी इफेक्ट होती है जब भी यूएस किसी भी वॉर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। सो जब रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ तो रशिया पे लगाए गए सैंक्शन। अब उस सैंक्शन की वजह से क्या हुआ कि चीजें महंगी हो गई, बिकॉज ऑयल एक्सपोर्ट को कर्व कर दिया गया था। अब फॉर एन एग्जांपल इंडिया ने रशिया से ऑयल लेना शुरू किया, तो इंडिया ने जब रशिया से ऑयल लेना शुरू किया, जबकि अमेरिका ने ऑलरेडी उस पर सैंक्शन लगा दिए थे कि आप ऑयल नहीं ले सकते, बट फिर भी वो ट्रेड कर रहा था। तो हुआ क्या इवेंचुअली कि वो अमेरिका के नज़र में आना खटकना शुरू हो गया था। और इंडिया क्या कर रहा था कि रशिया से ऑयल लेकर के यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका और अदर नेशंस को बेच रहा था। क्यों? क्योंकि रशिया और लोगों को और कंट्रीज को नहीं बेच रहा था बिकॉज ऑफ सैंक्शन, और दूसरी कंट्रीज रशिया से नहीं बाई कर रही थी बिकॉज ऑफ द सैंक्शन। तो इवेंचुअली क्या हुआ, काफी दिनों तक अमेरिका ने कुछ नहीं किया, काफी थ्रेट किया जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उस टाइम तक कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुआ था। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया तो फिर ट्रंप ने एक्शन लिया कि अगर तुम रशिया से ऑयल बाय करते रहोगे तो फिर तुम्हें इवेंचुअली टैरिफ पे करना पड़ेगा। लेकिन बहुत लोगों के अंदर एक बात और है इसमें कि जब मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया ऑयल बाय कर रहा है रशिया से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया ऑयल बाय कर रहा है। कुछ पार्ट इंडियन गवर्नमेंट बाय कर रही है, लेकिन मेजोरिटी, लेट्स सपोज 100 में से 80%, फॉर एन एग्जांपल 80% रिलायंस इंडस्ट्री बाय कर रही है, जिसका प्रॉफिट सीधा रिलायंस इंडस्ट्री को जा रहा था और उसका टैक्स जो एक्साइज ड्यूटी बनता है वो गवर्नमेंट के पॉकेट में जा रहा था। तो फिर अमेरिका ने क्या किया अभी ट्रंप ने कि इंडिया पे लगाया टैरिफ, और इंडियन सिटीजन जो भी अमेरिका में है उसको नजर में चढ़ा लिया। तो अब इसका जो खामियाजा है ये कौन भुगत रहा है? ये नॉर्मल लोग या मिडिल क्लास लोग या फिर जो भी लोग माइग्रेंट होकर के स्टूडेंट हो ले या फिर H1B वीजा पे जो भी अमेरिका में काम कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं या फिर किसी भी वीजा पे या स्टूडेंट वीजा पर है, तो उनको भुगतना पड़ रहा है। और इंडियन को अब उतना ज्यादा फेवर या फिर उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है अमेरिकन गवर्नमेंट से। तो इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? नॉर्मल लोग। प्रॉफिट कौन कमा रहा है? रिलायंस इंडस्ट्री। टैक्स कौन वसूल कर रहा है? इंडियन गवर्नमेंट। पे कौन कर रहा है इसके बदले? इंडियन सिटीजन। तो ये परसेप्शन बनाया गया है कि इंडिया बाय कर रहा है, इंडिया बाय कर रहा है, इंडिया बाय कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में इंडियन गवर्नमेंट को उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है जितना रिलायंस इंडस्ट्री को प्रॉफिट हो रहा है। अब आते हैं तीसरे बात पर कि लोगों को यह लगता है कि अमेरिका सुपर पावर है और इंडियन गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है। ऐसा नहीं है। द वर्ल्ड इज वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ फैसला ले लिया और वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, अपने हिसाब से अपने विजन के थ्रू वो काम कर रहा है। ये नहीं है। लोग इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बोलेंगे, लेकिन हर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होती है। अब आते हैं कि बैक टू द टॉपिक। सो व्हाट हैपेंस, अमेरिका ने ऑलरेडी सैंक्शन लगा दिए, टैरिफ लगा दिए इंडिया पे भी। अब इंडिया और अमेरिका के बीच में जो रिलेशन है ना वो उतने अच्छे नहीं है। तो अमेरिका क्या कह रहा है कि उसकी जो नेबरिंग कंट्री है ना इंडिया की, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, इन सब का रिलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट से इंडियन गवर्नमेंट का खराब कर रहा है रिलेशन।
अब ये क्यों कर रहा है? बिकॉज इंडिया को बैलेंस करना है एशिया को भी और सब कॉन्टिनेंट को भी। तो अब चाइना को कंट्रोल करने के लिए इंडिया बैठा है, इंडिया को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को फीड किया जा रहा है, और इससे भी इंडिया कंट्रोल में नहीं आ रहा है, जो इंडियन गवर्नमेंट है अगर इससे भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, घुटनों पे नहीं गिर रहा है, तो उसने क्या किया, बांग्लादेश में भी रेजिम चेंज करवा दिया, क्योंकि वहां पे उसको चाहिए था अपना एयरबेस। और इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है ना, अब उतनी अच्छी है नहीं, ये कहीं ना कहीं इंडियन सिटीजन को ना एक बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंडियन सिटीजन जो है ना, दे डोंट एक्ट on practical things, they act only on emotional things। इंडियन पब्लिक को ना इमोशनली बेवकूफ बनाना या फिर इमोशनली किसी चीज के लिए कन्विंस करना बहुत इजी है एज कंपेयर टू अदर वेस्टर्न कंट्रीज। अब देखिए इंडियन गवर्नमेंट को किस तरह से घेरा अमेरिका ने। ऊपर पाकिस्तान से अच्छा रिलेशन नहीं है, चाइना ऑलरेडी काफी ज्यादा जमीन लेकर के बैठा है, जिसके लिए ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट डिनाई कर रही है, जबकि ऐसा फैक्ट है ही नहीं। ये है ही नहीं कि चाइना ने जमीन नहीं लिया है, लेकिन मीडिया में आकर के क्या कहती है इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कि नहीं उसने कोई जगह नहीं लिया, जबकि उसने जगह ले लिया है। डे लाइट मतलब झूठ बोल रहे हैं मुंह पर। ये इंडियन पब्लिक के मुंह पे तमाचा है। जो लोग मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं कि मोदी गवर्नमेंट उसके लिए लड़ता है या उसके लिए खड़ा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग भी ये सोचते हैं, चाहे वो मोदी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस गवर्नमेंट हो, ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट उसके लिए खड़े है ना। गवर्नमेंट पब्लिक के लिए काम नहीं करती है, गवर्नमेंट काम करती है अपने लिए, खुद पावर में रहने के लिए, और कॉर्पोरेट्स के लिए, जो बिजनेसेस सपोर्ट मिलता है कॉर्पोरेट्स को, फिर वो चंदा देती है गवर्नमेंट को और फिर गवर्नमेंट चलता है। बांग्लादेश के साथ ऑलरेडी रिजीम चेंज होने के बाद बांग्लादेश भी गया। श्रीलंका कुछ खासा काम का है नहीं, बिकॉज चाइना का ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, पोर्ट्स वगैरह उसके कंट्रोल में है। नेपाल का रिजीम चेंज हो चुका है। भूटान को हम उतना सीरियसली लेते नहीं है। चाइना के साथ तो कभी रिलेशन अच्छा था ही नहीं। पाकिस्तान हमेशा से जो इंडियन ग्राउंड लेवल है ना, जो इंडियन पॉलिटिक्स की जाती है, इज ओनली बेस्ड ऑन हिंदू, मुस्लिम, इंडिया एंड पाकिस्तान। देशभक्ति सिर्फ और सिर्फ निकलती है क्रिकेट के ग्राउंड पर, और जब जंग होती है तो सिर्फ और सिर्फ उसका पॉलिटिक्स बनाया जाता है और वोट लिया जाता है, दैट्स इट। अदरवाइज आप कोई भी एक्शन मुझे बता दे कि कोई भी एक्शन लिया गया हो, जो पुलवामा अटैक हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, या फिर उससे पहले जो भी अटैक हुए, और जो भी ये लोग कहेंगे कि ये स्ट्राइक किया, वो स्ट्राइक किया, इट्स ऑल नॉनसेंस, इट्स ऑल नॉनसेंस। अगर आप स्ट्राइक रियली करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो आप कभी भी अपने ओपोनेंट्स को बोल करके नहीं जाएंगे कि आई एम कमिंग टू योर कंट्री, आई एम गोना अटैक ऑन दिस बेस, सो यू बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो इंडियन गवर्नमेंट जब भी अटैक करने गई है तो उसने आगे से बताया है कि आई एम गोना अटैक ऑन दीज प्लेसेस, सो यू जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ। तो ये एट द एंड ऑफ द डे इज जस्ट अ प्ले। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी गवर्नमेंट के ईगो को या अपने गवर्नमेंट को फीड करने के लिए कि ठीक है तुम्हारी गवर्नमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया, बट क्रिकेट ग्राउंड पे सब ठीक हो जाता है। सो क्रिकेट ग्राउंड का जब मैं जिक्र कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि व्हेन द बिग मनी कम्स इन, देन द नेशनलिज्म गोज आउट। सारा का सारा जो नेशनलिज्म है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तब तक ही है जब तक बड़े पैसे इन्वॉल्व नहीं है। लेट्स सपोज क्रिकेट ग्राउंड पे बहुत बड़े बड़े पैसे इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां पे कोई नेशनलिज्म नहीं है। अब जैसे कि आईपीएल है, अभी लोगों ने टारगेट करना शुरू किया जो भी बीजेपी पपेट्स है, बिकॉज उनकी रोटी, उनके घर में जो रोटी चलती है ना, जो जितने भी ढोंगी और जितने भी संत बने फिर रहे हैं, जो ढोंगी कर रहे हैं, जो असल में संत है भी नहीं, उनका बयान ये आ रहा है कि मिस्टर केकेआर ने मुस्तफिजुर को बाई किया। तो उसने ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि उस बीसीसीआई ने अलाउ ही कैसे किया उसको ऑक्शन में आने के लिए। सबसे पहला सवाल ये, अगर वो ऑक्शन में आया है और भी टीमों ने उसके लिए बोली लगाई है, उसके लिए जब बोली लगाई है, तो एट द एंड ऑफ द डे केकेआर जीत गया। अब उस टीम का आधा जो ओनरशिप है वो जूही चावला पे भी है, लेकिन नहीं, इसको भी पॉलिटिकलाइज करेंगे, इस पे भी लोगों को, क्योंकि सब जितनी भी देशभक्ति है ना, यही निकलनी है। कोई भी बीजेपी का सपोर्टर आपको रेप के अगेंस्ट आवाज उठाते हुए नहीं दिखेगा, वुमेन सिक्योरिटी के लिए आवाज उठाता हुआ नहीं दिखेगा, यूनिवर्सिटीज बंद किए जा रहे हैं उसके लिए आवाज उठाता हुआ नहीं दिखेगा, हॉस्पिटल में लोग ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं और उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, और लेबर पेन की वजह से औरतों, लेडीज को, वुमेन्स को इतना प्रॉब्लम उठाया जा रहा है कि उनको बाहर ही डिलीवरी देना पड़ रहा है। स्कूल्स बंद किए, 1 लाख से ऊपर स्कूल बंद हो गए इंडिया में इन लास्ट 10 ईयर्स।
ठीक है, उसके लिए कोई नई लड़ाई करनी है। इनको क्या चाहिए? इनको सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस मैटर पे लड़ाई करनी है, रिलीजियस मैटर को मुद्दा बनाना है और उस पे वोट लेना है। कोई भी, किसी भी आज के टाइम पर किसी भी पॉलिटिशियंस को, जो भी पावर में है, ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट बीजेपी, जो भी पावर में है, क्या किसी भी मिनिस्टर को आपने अच्छे कॉज के लिए आवाज उठाते हुए या प्रोटेस्ट करते हुए देखा है? तीन गिना दे मुझे, अगर है तो कमेंट में प्लीज डू शेयर विथ मी। कोई भी नहीं आएगा आपको सब उस पे प्रोटेस्ट करने के लिए। रेप हुआ अंकिता भंडारी का, वो तो मुस्लिम नहीं थी, वो तो हिंदू थी। वो अपने हिंदू वुमेन्स को नहीं सेव कर पा रहे हैं अपने हिंदू मिनिस्टर से, जबकि बीजेपी गवर्नमेंट ऑफिशियल, आई मीन बड़े मिनिस्टर का नाम उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, उन्नाव रेप कांड जिसमें ऑलरेडी बीजेपी मिनिस्टर का नाम इन्वॉल्व है। ठीक है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो वुमेन्स है, उन लोगों ने हैरेसमेंट का केस डाला है बीजेपी मिनिस्टर का। वो लोग आज भी पार्टी में हैं, उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। आप सोच सकते हैं कि इसको भी कितना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि एक रूलिंग पार्टी का मिनिस्टर इन सब चीजों में इन्वॉल्व है। आप सोच भी नहीं सकते हैं दैट इज सच अ बिग थिंग। और ये गवर्नमेंट बात करेगी वुमेन सेफ्टी का, और ये गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हिंदू खतरे में है। 11 साल की गवर्नमेंट आपकी है सेंट्रल में, 28 से 25 स्टेट में गवर्नमेंट आपकी है, और तो और सारे के सारे गवर्नमेंट टूल्स, सारे के सारे पावर एलिमेंट्स आपके हाथ में, फिर भी 80% हिंदू 14% मुस्लिम से खतरे में है। व्हाट अ जोक। मतलब इस हद तक देश को ब्रेन वॉश कर दिया गया है। तो ये जो मैटर है ना, मैं इस पर वापस आता हूं। ठीक है, बिकॉज जो भी किया जा रहा है ना इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, वो एक्चुअली में डिवाइड एंड रूल है। यही एलिमेंट अंग्रेजों ने भी हथियाया था, ये भी अपना रहे। लेकिन जनता को इसलिए नहीं समझ में आ रहा है बिकॉज जनता को समझ ही नहीं है और एजुकेशन भी नहीं है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एजुकेटेड है तो आपको समझ होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज बहुत पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफ़ी वाली बात कर सकते हैं और अनपढ़ लोग भी अच्छी बातें और समझदारी वाली बातें कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट कैरेक्टर एंड इट्स ऑल अबाउट व्हाट्स इन योर माइंड। वैसे तो 70% जो पॉपुलेशन है दे आर अनएजुकेटेड। ठीक है, जो टॉप 5% लोग हैं कंट्री के, दे आर टॉप कॉर्पोरेट्स, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स पर्संस। ठीक है, ये लोग टैक्स पे करते हैं। जो मिडिल क्लास है वो अप्रोक्सीमेटली 20 to 25% है। ठीक है, हायर मिडिल क्लास बोल ले, लोअर मिडिल क्लास बोल ले, बट दे पे टैक्सेस ऑन द सैलरी एंड दे डू पे टैक्सेस ऑन द स्मॉल बिजनेसेस विच दे आर डूइंग। सो हो क्या रहा है, जो 70% है ना, गवर्नमेंट बेसिकली जो बीजेपी गवर्नमेंट है, दे टारगेट दो 70% हु हैव नो सेंस, जिनको ये नहीं पता है कि कचरा कहाँ फेंकना है, उनको ये कैसे पता होगा कि वोट कहाँ डालना है। ठीक है, तो और इसीलिए गवर्नमेंट चाहती भी नहीं है कि उन तक एजुकेशन पहुंचे, क्योंकि एक बार अगर उन तक एजुकेशन पहुंचने लगेगी तो वो फिर 70% में से जरूरी नहीं है कि सबके सब समझदार हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट रेशियो तो कम हो जाएगा। इसलिए स्कूल बंद हो रहे हैं, इसीलिए फिर कॉलेजेस बंद हो रहे हैं। आज से आप 11 साल पीछे चले जाए, जब मोदी गवर्नमेंट पहली बार पावर में आई थी, कितने यूनिवर्सिटीज उन्होंने खोले हैं, कितने हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, कितने ज्यादा इंस्टीट्यूशंस बनवाए हैं, गिनती करवा दे। जो अच्छे लेवल पे करप्शन इस हद तक है कि एक स्कूलों में कैंसर के रिसर्च पे 3.5 करोड़ का बजट बनता है। उस 3.5 करोड़ में से 1.5 से 2 करोड़ का इनवॉइस आता है किस पे? काउ यूरिन एंड गोबर का, जिससे उनको कैंसर का क्योर बनाना था। 2 करोड़ का इनवॉइस, एंड देन 80 से 70 लाख रुपए का गाड़ियों का इनवॉइस बनता है कि ट्रैवलिंग हो गया, इधर से उधर गए प्रोजेक्ट के लिए या फिर रिसर्च के लिए, ट्रैवलिंग एंड ऑल, गाड़ी वगैरह का रिसर्च के लिए, और 30 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट हुए। तो आप सोच भी सकते हैं वो 3.5 करोड़ टैक्स पेयर का पैसा जा चुका है। इस लेवल पे करप्शन हो रहा है। और रिसर्च में क्या आया? कुछ भी नहीं। तो ये एक्चुअली में एक प्रोपोगेंडा बनाया हुआ है। अगर लेट्स सपोज कि मैं किसी रिलीजन को नहीं टारगेट कर रहा हूं, बट सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। लेट्स सपोज कि जो
गोबर के नाम पर जो लोग ये कह रहे हैं ना कि गोबर से कैंसर ठीक हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, जो है मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। आप कह रही हैं कि गौमूत्र खाने से आपका कैंसर चला गया? हाँ, गौमूत्र और पंचगव्य से बनी। उनको बोले जो गवर्नमेंट के बॉडीज में बैठे हुए हैं, जो भी पावर में बैठे हुए हैं, जो भी नेता और जो भी हायर क्लास में, लेट्स सपोज कोई एमपी है, एमएलए, उनको बोले बैठ करके ऑन कैमरा गोबर खाए, एक बार भी बोले, या उनके बच्चों को बोले जो अमेरिका और यूके और अदर यूरोपियन कंट्रीज में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बोले कि ये इतना ही अच्छा है और इसको खाना इतना ही सही है, तो प्लीज आप भी खाएं, अपने बच्चे को भी खिलाएं और एग्जाम्पल सेट करें, एक बार भी बोल करके देखें। बट ये नहीं होगा उनसे, ये होगा नहीं, बिकॉज ये सब कुछ जो है ना गरीब के लिए बनाया हुआ है। सो आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, there is no Hindu, there is no Muslim, there is no Dalit, there is no Sikh, there is no Christianity, there is only two religion, जो प्रैक्टिकली मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करते। सो देयर इज टू रिलीजन, रिच एंड पुअर। जितने भी फालतू की चीजें हैं ये गरीबों को करने के लिए वो कहते हैं, जैसे कि रैली में जाना, पोस्टर लगाना, किसी के लिए लड़ाई करना, लेट्स सपोज किसी ने किसी मिनिस्टर को कुछ बोल दिया तो उसको जाकर के मारना, पीटना, गौरक्षक बनना, या फिर आप ये भी बोल दे कि भाई मस्जिद तोड़ना, ये सारा काम छोटे लेवल के लोगों से करवा ले, ठीक है। और जो बड़े लेवल के लोग हैं, लेट्स सपोज कि कोई अंबानी हो गया, अडानी हो गया, बड़ा बड़ा मिनिस्टर का बेटा हो गया, ये लोग सारे अच्छे काम करेंगे। ये लोग 5 स्टार गाड़ी में, होटल में रुकेंगे, अच्छी गाड़ियों में घूमेंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छे जगहों पे रहेंगे, वहां रहेंगे जहां पर एयर क्वालिटी अच्छी है, वो पानी पिएंगे जो पानी पीने में हेल्दी है, ब्लैक वाटर पिएंगे या फिर स्पार्कलिंग वाटर पिएंगे। लेकिन आप क्या पिएंगे? आप दिल्ली का वो पानी पिएंगे जिसमें बैक्टीरिया है, वायरसेस है, मध्य प्रदेश में कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से कितने लोग मर गए। लेकिन वो लोग ये पानी नहीं पीते हैं, और ये मैं गलती उनका कहूंगा भी नहीं कि उनका गलती, ये गलती आपकी है। आप अपने वजह से आज इस सिचुएशन में हो, और आप अपने वजह से ही अपने बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हो, और आप अपने वजह से ही अपना और अपने बच्चों का और आने वाले जनरेशन का जिंदगी खराब और स्टेक पे लगा रहे हो, खराब कर भी रहे हो। सो लेट्स बैक टू द पॉइंट। सो हो क्या रहा है कि जब अमेरिका ये सब कर रहा होता है तो आप देखोगे कि अभी जैसे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उसने उठा लिया है, ठीक है। अब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को वो इसलिए उठाया बिकॉज वेनेजुएला का जो कंट्री है ना वो उतना पावरफुल नहीं है। आप इकोनॉमी से ले लो या फिर आप वेपन से ले लो या डिफेंस में बोल दो, उतना पावरफुल नहीं है। बट ये चीज वो ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, इन सब कंट्रीज में नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? बिकॉज यहाँ के जो लोग हैं ना वो बहुत ही सेंटिमेंट्स है। अगर आज के टाइम पर हसीना जैसे कि बांग्लादेश से भाग गई है, तो वो एक वेल प्लान्ड एंड वेल एग्जीक्यूटेडली रिजीम चेंज था। बांग्लादेश में सारे के सारे सोशल मीडिया अमेरिकन्स चलते हैं, टेक्नोलॉजी अमेरिकन्स चलते हैं, ठीक है। लोग अमेरिकन कल्चर को ज्यादा पसंद करते हैं, और देखोगे बांग्लादेश के ज्यादा लोग यूरोपियन कंट्रीज में भी है, लाइक इटली, पोर्तुगल, यूके, अमेरिका, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे क्या होगा ना कि जो एल्गोरिदम है ना वो उस तरह से सेट किया जाएगा जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, और ऐसी चीजें आपकी फीड में आएंगी ना जिससे आपका खून खौल उठेगा कि भाई ये गवर्नमेंट तो हटाना है, ये तो बहुत करप्ट है, जो एक्चुअली सच बात भी है। लेकिन ये इसलिए और ज्यादा हो रहा होता है, दिखाया जा रहा होता है आपके फीड पर, बिकॉज जो गवर्नमेंट से अमेरिका चाह रहा होता है ना वो गवर्नमेंट ठीक से कर नहीं रहा होता है। तो फिर क्या करता है? गवर्नमेंट चेंज करना है और अपना एक पपेट बैठा देना है। इसके लिए क्या होता है कि वो डायरेक्ट अटैक करेगा, तो फिर क्या होगा ना, हसीना से सबका ध्यान हट करके अमेरिका के अगेंस्ट चला जाएगा, फिर दे गोना यूनाइट टुगेदर एंड देन दे गोना फाइट विद अमेरिका। तो ये नहीं करना चाहता है वो। हर कंट्री को वो अलग तरह से डील करता है। तो वो क्या कहता है ना कि सिविल वॉर कराता है। वो सिविल वॉर करा के अंदर से तोड़ता है, अंदर से लोगों को डिवाइड करता है। फिर से वही डिवाइड एंड रूल। जब लोगों को ग्रुप में आप बांट देते हो ना, लेट्स सपोज कि
जब भी आप किसी को भी एक ग्रुप में बांटोगे ना, एक दुनिया है, एक दुनिया में अलग अलग कंट्री को आप बांट दोगे तो वो सारी अलग अलग कंट्री एक दूसरे से लड़ेगी। अब एक कंट्री में जब बहुत सारे स्टेट्स बन जाते हैं, लेट्स सपोज इंडिया, तो इंडिया में जब बहुत सारे स्टेट्स बन गए हैं तो मराठी तमिल को नहीं पसंद करेगा, फिर बिहारी को साउथ में नहीं इज्जत मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को फिर इधर सेंट्रल में सब चाइनीज करके बोलेंगे, तो यहाँ पे भी ग्रुप बढ़ गया। अब आ जाते हैं लेट्स सपोज बिहार में या फिर किसी भी एक स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है, बंगाल में, महाराष्ट्र में आ जाते हैं। अब महाराष्ट्र में क्या है कि अलग अलग पार्टीज बन गई, शिंदे ग्रुप, बीजेपी ग्रुप, कांग्रेस ग्रुप, अब ये आपस में लड़ रही हैं। इसका फायदा किसको है एट द एंड ऑफ द डे? जो लेयर्स है ना, और उस सारे लेयर्स के ऊपर जो बैठा है ना, उसको फायदा है। बिकॉज जितना आप एक दूसरे से लड़ोगे ना, उतना ज्यादा बड़े लोगों को फायदा है और आप उससे सवाल नहीं पूछोगे। लेट्स सपोज इतनी सारी चीजें इंडिया में खराब हो रही है, स्कूल्स नहीं खुले हुए हैं, उल्टा स्कूल्स बंद हो रहे हैं, रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं, वहाँ स्टूडेंट्स नहीं जा पा रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं बन पा रहे हैं। जो अभी स्कूल्स के बारे में जैसे आपको पता है, स्कूल्स बंद हो रहे हैं, फिर रोड्स अच्छे नहीं बने हुए हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, करप्शन एट इट्स पीक है। जो रोड 10 लाख रुपए का बनने का, उसका इनवॉइस 2 से 3 करोड़ का बनता है। तो कुछ भी सही नहीं हो रहा है। उस पे भी लोग सवाल नहीं पूछ रहे। क्यों पता है? क्योंकि लोग आपस में ही लड़ने में इतने बिजी हैं कि असल जो प्रॉब्लम है उसको लोग देख ही नहीं रहे हैं। लोग ये क्या कह के जाते हैं, हमको रोटी नहीं चाहिए, मुझे कपड़ा नहीं चाहिए, हमको मंदिर चाहिए। आगे बढ़ो, सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। मंदिर अच्छी चीज है, मंदिर अच्छी चीज है, लेकिन जरूरी क्या है? मंदिर को बनाने के लिए आपको गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। आप मंदिर में जाए, वहां अपना पूजा करे, कोई मसला नहीं है। लेकिन जरूरत किस चीज की है? जब समझ रहेगा, लोग पढ़े लिखे रहेंगे, आपकी अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम रहेगी, तो आप अच्छा इलाज भी करवा सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हैं। अगर मस्जिद नहीं है, कोई बात नहीं है, अच्छे से घर में तालीम बना करके घर में तालीम दे सकते हैं। जो मस्जिद है उसमें पढ़े, और जरूरत नहीं है। आज कौन सा मंदिर या मस्जिद जब भी आप जाते हैं तो टोटली फुल रहता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फजर की नमाज में चले जाए, आपको मुश्किल से 100 बंदे नहीं मिलेंगे मस्जिद में। मैं दूसरे को क्या बोलूं? मेरे जो अपने मुसलमान के रिलीजन के लोग हैं, कितने % लोग जाते हैं फजर की नमाज में? नॉट इवन 5%। वो शादी जो करते हैं, जो मुसलमान के घरों में शादी होती है आज के टाइम पर, क्या ये शादी बताया गया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से? नहीं, इस तरह से शादी नहीं बताया गया है। आप फिर बाद में रोते हैं कि मुसलमानों के साथ सही नहीं हो रहा है, क्योंकि आप खुद अपने साथ सही नहीं कर रहे हैं और आप दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके साथ सही करे। मुसलमान के बच्चे अपने माँ बाप का इतना अच्छे से इज्जत करना जानते हैं, अपने से बड़ों का, ना नमाज किताब करते हैं, ना ही दीन की कोई तालीम है। तो आपको ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे आपको जलील ही होना पड़ेगा सब जगह, क्योंकि आपका अपना ईमान खराब है। जब आपका अपना ईमान खराब है तो आपको कैसे दूसरे इज्जत करेंगे, जब आप अपनी ही इज्जत नहीं करना जानते हैं? तो अगर आप चाहते हो कि आपको दुनिया में इज्जत मिले, तो सबसे पहले तो आप अपनी इज्जत खुद करना सीखो, ठीक है? एनीवेज, सो हर जगह क्या है, ग्रुपिज्म है। जब लोगों को आप ग्रुप में बांट देते हो ना, लेट्स सपोज कि अब इंडियन टीम है, इंडियन टीम पाकिस्तान टीम से क्रिकेट खेल रही है, वी सपोर्ट इंडिया, वी हेट पाकिस्तान, ठीक है? क्यों? क्योंकि एक ही प्लेनेट में 2 कंट्री बने हुए, सो वी हेट ईच अदर। अब वही इंडियन टीम आईपीएल में उसी इंडियन प्लेयर्स को आप अलग अलग टीम में बांट देते हैं, बैंगलोर, केकेआर, चेन्नई सुपर किंग्स। देन क्या होता है कि चेन्नई का प्लेयर, चेन्नई के जो सपोर्टर्स है, वो विराट कोहली को गाली देने लगते हैं, ठीक है? विराट कोहली का सपोर्टर एमएस धोनी को गाली देने लगता है। तो यहां भी ग्रुप, तो जितना आप डिवाइड करते चले जाओगे ना, उतना ज्यादा हेट्रेड फैलता जाएगा, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट है लोगों को डिवाइड करने का और रूल करने का। सो अभी होना क्या है ग्लोबली? होना ये है कि दुनिया में 5 ग्लोबल पावर है, अमेरिका, चाइना, इजराइल, रशिया, इंडिया। अमेरिका पूरे दुनिया पर नजर रखता है, चाइना एशिया को डोमिनेट करता है, रशिया डोमिनेट करता है जस्ट बिकॉज दे हैव न्यूक्स एंड दे सेल वेपन्स। अदरवाइज रशिया डजंट हैव एनीथिंग एल्स टू प्रोवाइड। यस, दे प्रोवाइड गैस टू यूरोपियन कंट्रीज,
एंड नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। होगा क्या कि अमेरिका एशिया में कंट्रोल कैसे रख रहा है? अमेरिका एशिया में कंट्रोल ऐसे रख रहा है कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को पाल रखा है, इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को पाल रखा है। अब इंडिया अगर ज्यादा ऊपर निकलना चाहेगा तो उसने बांग्लादेश के साथ भी उसका रिलेशन खराब कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को मोहताज बनाना चाहता है अमेरिका कि मैं जैसा कहूं वैसा करो, वरना तुम्हारे जो सराउंडिंग्स है, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, ये सारे मेरे कंट्रोल में है और मैं तुम्हारा गवर्नमेंट कभी भी बदल दूंगा। तो आज की जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, दे आर नॉट नेशनलिस्ट, दे आर नॉट नेशनलिस्ट एट ऑल, दे आर कॉम्प्रोमाइज्ड बिकॉज उनको इजीली ब्लैकमेल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखें उनका ज्यादातर जो बिजनेसेस है ना, अडानी का मान लेते हैं। अब अडानी का बिजनेस कैसे है? अडानी का पोर्ट्स इसराइल के साथ कोलैब्स है, ठीक है। अंबानी का काफी ज्यादा बिजनेस अमेरिकन कंट्रीज के साथ कोलैब है। बड़े बड़े जो मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर बोल लो आप, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बोल लो या फिर होम मिनिस्टर बोल ले, इन सबके जो बच्चे हैं ना, मोस्टली या तो अमेरिका या तो वेस्टर्न कंट्रीज में पढ़ाई करते हैं या फिर वहां बिजनेसेस करते हैं या वहीं सेटल्ड है, ठीक है। तो अगर इन्होंने जरा से भी चूंचा करा तो फिर क्या होगा ये आप खुद जानते हैं। तो ऑफ कोर्स दे आर कॉम्प्रोमाइज। आपने कभी देखा है डोनाल्ड ट्रंप का बेटा आकर के इंडिया में या चाइना में पढ़ाई कर रहा हो? आपने कभी देखा है चाइना का प्रेसिडेंट का बेटा या उसका फैमिली मेंबर अमेरिका में जाकर के पढ़ाई कर रहा हो या बिजनेस कर रहा हो? नहीं करेंगे वो, बिकॉज दे नो कि अगर मैं अपने बंदों को वहां भेजा ना, अपने खून के रिश्ते को या अपने लोगों को उधर भेजा ना, तो वो अपनी जान को उनके हाथ में देने बराबर है, ठीक है। तो ये गलती वो नहीं करते बट हम करते हैं। तो ऑफ कोर्स दे गोना ब्लैकमेल, ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि अभी देखें ना, आप खुद देखें, अभी तो पूरी सिचुएशन मैंने आपको बता दी कि इसलिए इंडिया को कभी भी ये लोग इजीली कान मड़ोड़ेंगे, अपना काम करवा लेंगे। लेकिन फिर भी देयर इज सम डिप्लोमेसी कि वो नहीं चाहते कि इतना खुल करके सब कुछ करे, और क्योंकि उनको काम निकलवाना है। उनको जब काम निकलवाना होता है ना, तो वो चीज़ों को पूरा खराब नहीं करते हैं, वो अपना काम निकलवाने पे जोर देते हैं। वरना गवर्नमेंट चेंज कराना इज नॉट अ बिग डील फॉर देम, ठीक है। तो अभी होना क्या है कि अभी वॉर होगी मिडिल ईस्ट में इसलिए भी होना जरूरी है बिकॉज अमेरिका का जो लोन है वो एक्चुअली में चला गया है $38 ट्रिलियन और उनको इस साल से रीपे करना है, जिसमें से 30 ट्रिलियन तो फेड ने दिया है, 8 ट्रिलियन अदर बैंक्स ने दिए या चाइना ने दिए। यस, चाइना ने भी लोन दिया है अमेरिका को, तो इनको पेमेंट करनी है। अब टैरिफ वगैरह से मिला जुला करके $600 बिलियन का इनका इनकम आया जो ये पे ऑफ करेंगे। तो वेनेजुएला का तेल ले लिया, किसी दूसरे कंट्री को कुछ कर दिया, किसी कंट्री का एसेट रख लिया, तो इनको क्या करना है? डाइवर्ट करना है। अब जब वॉर की वजह से लोग डाइवर्ट होंगे या फिर कहीं और कन्फ्लिक्ट चल रहा होगा, तो ये जो पे ऑफ का जो टाइमिंग है ना, ये थोड़ा सा डिले हो जाएगा, देखो ना, बोरो सम टाइम। बट होगा क्या कि जो एक्चुअल में जो वॉर होगा ना, वो होना है, और वो होगा मिडिल ईस्ट में, सीरिया, लीबिया, लेबनान, ईरान, यमन, सोमालिया, इन सब जगहों पर। बट इसमें इन्वॉल्व होंगे सारे, और कहीं ना कहीं एक ग्लोबल क्योस बनाया जाएगा। अब आदमी सोचेंगे कि ठीक है उधर हो रहा है तो हमारा क्या। जब ये वॉर होता है ना, तो इन्फ्लेशन होता है, और इस बार जो इन्फ्लेशन होगा ना, वो हाइपर इन्फ्लेशन होगा, जिसके वजह से खाने का शॉर्टेज होगा और उसकी फूड्स और उसका जो प्राइसेस होगा वो देखो, इट्स गोना बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव फॉर द मिडिल क्लास पीपल, ठीक है। फिर उसके बाद ऑयल महंगा होगा। दुनिया में मोस्टली सारी चीजें ऑयल से ही मेजर की जाती है, बिकॉज लेट्स सपोज कि अगर मुझे कहीं से कुछ खाना मंगवाना है या फिर किसी भी चीज़ का, अगर मैं आज ये मैकबुक लेकर के बैठा हूँ, तो अब ये मैकबुक मैं जो चला रहा हूँ ये कहाँ से आया है? ये चाइना से आया है। अब चाइना से जो शिपिंग होगी वो कैसे होगी? वो ऑयल के थ्रू ही होगी ना, शिप तो ऐसे ही हवा में नहीं चलता होगा। हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू शिप्स चलती हैं, इसको ना टेक टाइम, सारे शिप्स ऐसे नहीं चलते, ठीक है। अब ये आया पोर्ट पर, पोर्ट से ट्रक में आएगा, ट्रक किस पे चलेगा? डीजल पे चलेगा। तो ऑयल हर चीज में इन्वॉल्व है। आप गाड़ी से कहीं ट्रेवल कर लो, प्लेन से ट्रेवल कर लो, शिप से ट्रेवल कर लो, ऑयल इज द मेन कंपोनेंट, ठीक है। तो अब ये एक्सपेंसिव हो जाएगी, ठीक है। इंडिया के पास ऑयल तो वैसे भी उतना नहीं है, ठीक है। इंडिया लेता है रशिया की वजह से। ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इंडिया कैसे अपने लोगों को बेवकूफ बना रहा है, इंडियन गवर्नमेंट एक्चुअली में, ठीक है। अब आते हैं आगे की बात। तो अब
अमेरिका जब खुद वॉर में इन्वॉल्व होगा वाया इजराइल या XYZ किसी भी कंट्रीज के साथ या जॉइंट वेंचर में, तो वो कैसे इंडिया को या अदर कंट्रीज को शांति से बैठने देगा? लेट्स सपोज अमेरिका इन्वॉल्व हुआ ईरान के साथ, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बनाया और इसराइल के साथ उसने पूरा का पूरा वॉर प्लान किया और वॉर शुरू हुई, ठीक है। अब उसको वेपन्स भी बेचने हैं बिकॉज वेपन इंडस्ट्रीज आर ह्यूज ह्यूज ह्यूज, ठीक है। अब ये जो वेपन इंडस्ट्रीज कार्टेल है ये चाहेगी जितना ज्यादा वॉर होगा उतना ज्यादा इसका वेपन बिकेगा, ठीक है। जब बड़ी कंट्री इन्वॉल्व हो रही है तो वो कैसे छोटी कंट्रीज को छोड़ेगी? तो जैसे ही अमेरिका इधर रशिया और मिडिल ईस्ट के वॉर में इन्वॉल्व होगा और ज्यादा, जहां की अभी ये भी बात की जा रही है कि वो ग्रीनलैंड पे भी अटैक करे, बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वो क्यों ऐसा बात करेगा जिससे क्योस पैदा हो? कोई भी चीज, जो भी लोग ये सोचते हैं कि ये मीडिया में आया है, ये लीक हो गई, ये लीक नहीं होता है, वो इंटेंशनली आप तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। अगर उसको ग्रीनलैंड लेना भी होगा तो वो अटैक करेगा, ले लेगा। वो इतनी बदनामी क्यों उठाएगा कि अपने ही अलाई पर अटैक कर रहा है, क्यों उठाएगा? कॉमन क्वेश्चन है ना। अगर मुझे ग्रीनलैंड चाहिए तो मैं या तो प्राइवेटली उसके गवर्नमेंट के साथ डील करता रहूंगा और या तो वो अच्छे नोट पर हो जाएगा सेटलमेंट, या फिर मैं उस पर अटैक करके ले लूंगा। बट अटैक करूंगा तो सबको पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले जो इतना जो क्योस पैदा हो रहा है ये क्यों कर रहा है? ये नॉर्मलाइज किया जा रहा है। ये नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि भाई वी आर द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड एंड वी डोमिनेट एवरीवेयर, ठीक है। ये एक मैसेज दे रहा है वो। सो जैसे ही ये मिडिल ईस्ट और नेटो का वॉर शुरू होगा रशिया के साथ, तो चाइना देखेगा कि अमेरिका रशिया उधर बिजी है, तो चाइना क्या करेगा? ताइवान को लेने का ट्राई करेगा। तो इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका के पास जापान है और ताइवान को हाईली वेपनाइज कर रहा है, बड़े बड़े टेक दे रहा है, अच्छे हथियार दे रहा है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, ठीक है। जापान है उधर, साउथ कोरिया है, और इंडिया को भी प्रिपेयर कर रहा है कि तुमने मेरा साथ देना है और इस वॉर में सक होना है। और इंडिया का हमेशा से एक स्टांस तो रहा है कि मुझे दूसरे के वॉर में नहीं इन्वॉल्व होना है। वो हमेशा न्यूट्रल रहना चाहता है, और न्यूट्रल रहना हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको हमेशा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वर्कआउट करना रहेगा, आपको प्लानिंग करती रहनी होगी, आपको प्लान्स बना करके उसको एग्जीक्यूशन में लाना रहना होगा। आप ऐसे ही अगर छोड़ दोगे तो आपको मजबूरी में आना ही पड़ेगा। मजबूरी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि मजबूरी क्या क्या है। सो जैसे ही ये चाइना ताइवान पे अटैक करेगा तो वो जापान साउथ कोरिया तो ऑफकोर्स गोना काउंटर चाइना। उधर से जब ये इन्वॉल्व होंगे तो फिर नॉर्थ कोरिया चाइना को हेल्प करेगा, ठीक है। तो फिर अमेरिका बोलेगा इंडिया को भी सपोर्ट करने के लिए जापान एंड साउथ कोरिया को। तो जब इंडिया हेल्प करने जाएगा तो फिर क्या होगा कि बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान ये सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो एक्चुअली में सब कुछ वेल प्लान्ड है। हम ये ऐसा सोच रहे हैं कि ये होगा, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं, ये सब कुछ वेल प्लान्ड, ऑलरेडी प्लानिंग की हुई है। और क्यों प्लानिंग की हुई है? प्लानिंग इसलिए की हुई है बिकॉज दे वांट टू मेक अ न्यू ग्लोबल ऑर्डर, जहां पर एक गवर्नमेंट हो, एक सिस्टम हो, एक पैसा चले और जो वो कहे वही करना हो आपको। वो कैसे काम करेगा कि जब ये वॉर होगा तो ये बहुत बड़ा वॉर होगा, और आई डोंट थिंक सो न्यूक्लियर वॉर होगा। न्यूक्लियर आई डोंट थिंक सो तब तक नहीं होगा जब तक 1% ऑफ द पॉपुलेशन, 1% ऑफ द पॉपुलेशन को वो प्रोटेक्ट ना कर ले। अब जैसे कि बड़े बड़े जो टेक सीईओज है, लेट्स सपोज फॉर एन एग्जांपल मार्क ज़करबर्ग, उसने ऑलरेडी अपना न्यूक्लियर बंकर 3 साल पहले बना दिया, उसने बना लिया, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, ठीक है। अब लोग ये सोचेंगे कि जब आदमी नहीं रहेगा तो फिर खाना कौन बनाएगा, टेक्नोलॉजी कौन बनाएगा? इसके बारे में आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके बारे में उन लोगों ने ऑलरेडी प्लान कर लिया है। उनको इतने सारे लोग नहीं चाहिए। बेसिकली देखो ना, रिड्यूस 7.5 बिलियन पीपल टू 2.5 बिलियन। होगा क्या कि कुछ जगह को छोड़ करके वो बाकी जगह पर अटैक करेंगे और क्योस बनाएंगे। फिर जब ये क्योस होगा, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स करेगा, तब वो बोलेंगे बैंकिंग सिस्टम में, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन होगा, बैंक कोलैप्स कर जाएंगे, आप बैंक में पैसे निकालने जाएंगे, आपको पैसे नहीं निकालने को मिलेगा, खाना लेने जाएंगे, लूट मार रहेगा। तो उस टाइम पावर क्या होगा? लोग ये सोचेंगे गोल्ड, पैसा,
कैश, बिटकॉइन नहीं, उस टाइम पावर होगा वेपन, जो आपके पास है नहीं, क्योंकि आप लीगली रख नहीं सकते, और आपको इलीगली रखेंगे तो आपको पकड़ के ले जाएंगे। तो गरीबों के लिए कोई चांस नहीं है, गरीब मारे जाएंगे। जिन लोगों ने अपना होमवर्क टाइम पर नहीं किया, दे गोना डाई एंड दे गोना सी देयर लव्ड वन डाइंग इन फ्रंट ऑफ देयर आईज। इस बारे में भी बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो होगा ये कि जब ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, ग्लोबल इकोनॉमिक कोलैप्स करेगा, तो क्या होगा कि वो एक नया ग्लोबल ऑर्डर लेकर के आएंगे। सारे गवर्नमेंट एक साथ बैठेंगे, बोलेंगे ठीक है अब लड़ाई बंद करते हैं। अब लड़ाई बंद करने के बाद हम क्या करेंगे, एक नया ऑर्डर बनाएंगे, यहाँ पे एक डिजिटल करेंसी बनेगी, ठीक है, ये हम आपको देंगे, और जो फार्मिंग हम करेंगे वही आपको खाना है, विच इज GMO, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं होते, उसके अंदर तरह तरह की बीमारी होती हैं, कोई किसी तरह का कुछ होता ही नहीं है। इट्स बेसिकली अ प्लास्टिक यू गोना कंज्यूम, ठीक है, विच इज ऑलरेडी इन द मार्केट नाउ डेज, बट उस टाइम एकदम नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। आपको बस पेट भरने के लिए इतना खाना मिलेगा, आपके कार्बन क्रेडिट्स को आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको इतना ही रेड मीट खाना है, इतना ही आपको फूड सप्लाई मिलेगा, इतना ही आपको पानी मिलेगा, इतने क्रेडिट्स मिलेंगे जो आप स्पेंड कर सकते हो, और इतनी जगह पर और इतनी दूर तक ही आप ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब चीजें सिस्टम पे आएंगी तो क्या होगा कि दुनिया एक नई तरह से बनाएंगे। स्मार्ट सिटी, जो आज के टाइम पे लोग कहते हैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट होम्स होंगे, नहीं, ये सारे कुछ जो है ना एक चेरी ऑन टॉप, या फिर इसको बस एक बैरियर, या फिर इसको आप वो अच्छे से, वो बहुत ही प्यार से आपको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। वो कैसे, लेट्स सपोज कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि ईवी कार से सेल्फ ड्राइविंग के ऊपर काम कर रहा है टेस्ला भी। तो आपको क्या लगता है कि सेल्फ ड्राइविंग जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी भलाई के लिए? नहीं। एक गाड़ी जो आदमी चला रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है गाड़ी चलाने में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब ये सेल्फ ड्राइविंग पूरे फोर्स में आ जाएगी ना, आफ्टर मेकिंग अ न्यू ग्लोबल ऑर्डर, तो आप डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको कहां जाना है, वो डिसाइड करेंगे कि आप कहां तक जा सकते हैं और कहां नहीं जा सकते हैं। आपने कोई क्राइम किया या आपने उसकी बात नहीं मानी, आप गाड़ी में बैठे या आपने गाड़ी बुक की, बिकॉज यू कांट ओन अ कार, आपको बुक करना पड़ेगा, आपको रेंट करना पड़ेगा। यू वोंट ओन एनीथिंग एंड यू विल स्टिल बी हैप्पी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन ने कहा है, ठीक है। यू वोंट ओन एनीथिंग बट यू विल स्टिल बी हैप्पी। तो ना आपके पास आपका अपना घर होगा, ना आपके पास अपना गाड़ी होगा, ना आपके पास अपना कोई एसेट होगा, कुछ भी नहीं होगा आपका अपना। आप सिर्फ और सिर्फ एक किराएदार होंगे जो कि मॉडर्न डे स्लेव बन करके उनकी बातों में हाँ मिला करके बस अपना गुजारा कर रहे होंगे, अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। बट आपका आपकी जिंदगी पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। सो जो सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम है ना, वो उन लोगों ने इसलिए बनाए। सेम होम, जो स्मार्ट होम्स बनाएंगे वो भी इसी तरह से होगा। हर जगह सीसीटीवी कैमरा होगा, आप कैसे सो रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, आप क्या पहन रहे हैं, आपका क्या एक्टिविटी है, दे गोना मॉनिटर एवरीथिंग। व्हेन यू यूज स्मार्टफोन, व्हाट डू यू थिंक? दे डोंट टेक योर डेटा। आपने जो पिक्चर ली है वो ऑलरेडी उनके डेटाबेस में सेव हो गई है। What is smartphone basically? What is smartphone? You can make a video call from this country to another country and you can see that person and the other person can see you. ये एक पहलू है कि स्मार्टफोन का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो गई है कि मैं जो पहले नहीं कर पा रहा था वो कर पा रहा हूँ। लेकिन इसका सेटबैक क्या है? इसका सेटबैक ये है कि अब जो डेटा है ना आपके पास, लेट्स सपोज कि फॉर एन एग्जांपल कि पहले के फोन क्या हुआ करते थे कि बैटरी के साथ हुआ करते थे। आप बैटरी निकाल दो, फोन बंद, कोई ट्रैकिंग नहीं है। अब आपने सोचा भी है कि बैटरी आप क्यों नहीं निकाल सकते हो खुद से? इसलिए क्योंकि जो बैटरी है ना वो हमेशा फोन को पावर देती रहती है। इवन तो आपका फोन 100% से खत्म होकर के बंद हो जाता है और बैटरी पूरी जीरो हो जाती है, आपको लगता है कि बैटरी खत्म हो गई है और फोन बंद हो गया है, बट फोन इज स्टिल ऑन। वो अपना काम कर रहा है और उसमें इतना बैटरी तो
ज़रूर सिक्योर करके रखते हैं वो लोग, जिससे वो फ़ोन को एक्सप्लोड कर दे या फिर ये पता लगा ले कि आपका फ़ोन कहाँ पर है या आपके फ़ोन में क्या क्या डेटा है, वो सब कुछ ले लेते हैं। और तो और any phone, even though you take iPhone, you take Samsung, you're carrying a piece of Israel. Everyone thinks America runs the world. No, America doesn't do anything. America is just a face. So who runs the world? Israel runs the world. इसराइल का कंट्रोल है हर जगह। और लोग ये सोचते हैं अमेरिका कोलैप्स कर जाएगा तो चाइना सुपर पावर बनेगा। नहीं, चाइना सुपर पावर नहीं बनेगा, चाइना ग्लोबल पावर नहीं बनेगा। ग्लोबल और सुपर पावर बनेगा इजराइल, और ये ऑलरेडी सेटअप है। ये लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, वो भी इसलिए बिकॉज ये लोग पैसा बनाना चाहते हैं। ये लोग सारे पपेट हैं, चाइना, रशिया, अमेरिका, इंडिया, जितने भी कंट्रीज हैं सारे पपेट्स हैं और सारे एक दूसरे से लड़ते हैं। लेकिन मरता कौन है एक्चुअली में? एट द एंड ऑफ द डे नॉर्मल लोग मरते हैं। कभी भी आपने ये देखा है कि कोई बड़ा मिनिस्टर मर गया? हाँ, अब कोई ये डिबेट करेगा JF कैनेडी मारा गया या फिर राजीव गांधी मारा गया या फिर इंदिरा गांधी मारी गई, लाल बहादुर शास्त्री मारे गए। तो ये जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स मारे गए, ये क्या था? देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन। आप जब कोई चीज अच्छा कर रहे हो तो ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोना बी लाइक बाय द इविल, तो आप मारे जाएंगे, बिल्कुल मारे जाएंगे। आज तक किसी को ये नहीं पता चला कि लाल बहादुर शास्त्री जब रशिया गए थे सेटलमेंट के लिए विद चाइना, तो उनका डेथ कैसे हुआ किसी को नहीं पता। किसी के पास जवाब ही नहीं है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है और वो जवाब मिलेगा भी नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स सब अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि वो मारे कैसे गए बेसिकली। ठीक है, तो ये होना है फ्यूचर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप प्रिपेयर्ड हैं इन सब चीजों के लिए? द आंसर इज नो। आप सही दवा ना मिलने से इंडिया में मर जाते हैं, खराब पानी पी के मर जाते हैं, खराब हवा में मर जाते हैं। आप खाद लेने जाए उस लाइन में दब के मर जाते हैं। ट्रेन, मुंबई के लोकल ट्रेन्स को पकड़ने जाते हैं, उसमें गिर के एक्सीडेंट होकर के मर जाते हैं। खराब गड्ढों में या फिर खराब रास्तों में चल करके एक्सीडेंट हो जाता है आपका, उसमें मारे जाते हैं। फिर हॉस्पिटल में सही इलाज नहीं मिलने से मारे जाते हैं। हॉस्पिटल में क्यों इतनी बड़ी होती है कि आपको आप कोई हाइजीन ही नहीं है, इसके वजह से आप मारे जाते हैं। नोटबंदी में नए नोट्स चेंज करने के लिए आप मारे जाते हैं। तो गरीब हर जगह मारा जाता है, ये बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि एक दूसरे से लड़ाई करना बंद कर दें। आपको फीड किया जा रहा है कि मुसलमान आपका दुश्मन है, मुसलमान को फीड किया जा रहा है कि नॉन मुस्लिम आपका दुश्मन है, मुसलमानों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है पाकिस्तान में बैठा करके। हालांकि मुसलमान के जो बड़े बड़े जो मुसलमान नहीं कहूँगा मैं उनको, जो भी ISIS या फिर पाकिस्तानी जो टेररिस्ट ग्रुप है, वो लोग लोगों को फीड करते हैं, वो लोग लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं कि जिहाद, इस तरह का जिहाद इस्लाम में है तो आपको जन्नत मिलेगा। ये जिहाद, इस जिहाद के बारे में इस्लाम में नहीं बताया गया है। जिहाद सिर्फ और सिर्फ तलवार लेके लड़ाई करना नहीं है, जिहाद अपने नफ्स से लड़ना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि किसी भी जंग में आप बूढ़े, बच्चे, औरत और दरख्त को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो आप जिहाद में किसी निहत्थे, पहलगाम में जिस तरह से लोगों को मारा गया, पहलगाम अटैक में किसी इनोसेंट को मारा गया, सिविलियंस को मारा गया, तो ये किस किताब में लिखी है? ये किसी किताब में नहीं लिखी है। अगर आपके पास इतना ही ताकत था तो आप उसको मारते, जो इसका बेनिफिशियरी था, जिन लोगों ने हिंदू मुसलमान फैलाया है। टेररिज्म से लड़ते ना आप। किसी निहत्थे को, किसी कमज़ोर को, कोई आदमी घूमने गया पहलगाम में, आपने उसको मार दिया। आप भी नहीं बोलना चाहिए, तुम लोगों ने उसको मार दिया। तुम लोगों को ज़रा सा भी शर्म नहीं आया। लड़ना था तो आर्मी से लड़ते, वहाँ दिखाते अपना ताकत, वहाँ क्यों नहीं मारा? बांग्लादेश में 5 से 7, 11 लोगों को तुम लोग बांग्लादेशियों ने मार दिया, ठीक है, मॉब लिंचिंग कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मेजॉरिटी है वहां पर, तो तुम नॉन मुस्लिम्स को मार दोगे। किस इस्लाम में सिखाया है ये बात? सिर्फ इसलिए कि वो लोग वहां माइनॉरिटी में हैं तो तुम लोग मार दोगे।
और फिर बाद में रोना रोओगे कि मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो तुमने कौन सा सही इस्लाम को फॉलो किया है और तुम लोगों ने किस तरह से इस्लाम को पोर्ट्रे किया है? ऑफ कोर्स जब तुम इस तरह से, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया में मुसलमानों का बहुत ख्याल रखा जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी नहीं रखा जाता है। लेकिन तुम भी वही काम करोगे तो तुम कैसे वो बात बोलोगे कि भाई हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे साथ वैसा होता है। और मासूमों के साथ अगर इंडियन गवर्नमेंट के साथ इतना ही प्रॉब्लम है तुम्हें, तो फिर इंडियन आर्मी के साथ लड़ लो। इंडियन गवर्नमेंट का जो इलेक्ट्रिसिटी, जो अडानी, हमारे यहाँ भी, मैं इंडियन पब्लिक को भी ये बताना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने शाहरुख खान के अगेंस्ट सवाल उठाया कि उसने मुस्तफिजुर को खरीदा, उसने अडानी से सवाल क्यों नहीं किया कि तुम बिजली बांग्लादेश को क्यों बेच रहे हो? आज भी काट दो, सप्लाई काट दो, बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी। क्यों नहीं काट रहे? पहला क्वेश्चन। दूसरा, अंबानी से सवाल क्यों नहीं किया जबकि उसके टीम में शाकिब उल हसन खेल रहा है? क्यों नहीं सवाल किया? क्यों? क्योंकि वहां पर ताकत नहीं है ना। तो पीपल ऑलवेज बेंड व्हेन देयर इज पावर। अडानी के पास पैसा है तो तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम अडानी से सवाल पूछो। अंबानी के पास पैसा है तो तुम्हारे पास औकात नहीं है कि तुम उससे सवाल पूछो। और अंबानी और अडानी का कोई गलती नहीं है इसमें, बिकॉज दे आर मैच्योर्ड पीपल, दे आर बिजनेसमैन। दे नो कि बांग्लादेशी प्लेयर जिसको मैं खिला रहा हूं उसकी तो गलती नहीं है, इसलिए वो उसको टीम में खिला रहा है। उसने तो उस चीज को सपोर्ट नहीं किया, इसलिए खिला रहा है। अडानी अगर बांग्लादेश को बिजली दे रहा है तो इसलिए तो नहीं बिजली दे रहा है ना कि हिंदुओं का जान ले ले बांग्लादेशी उस बिजली को यूज करके। अडानी एक बिजनेस मॉडल तैयार किया और वो बिजली बेच रहा है जिससे इंडिया में रेवेन्यू आएगा, वो टैक्स देगा इंडिया में, और तो और ग्लोबल लेवल पे वो बिजनेसेस को लेकर के जाएगा। उसने तो नॉर्मल लोगों को नहीं बोला। लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये जो नीचे जो लोग हैं ना, वो कीड़े मकोड़ों की तरह एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार है। और यही ऊपर बैठे लोग चाहते हैं कि लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते रहें और हमारा काम होता रहे। तो आई थिंक नॉर्मल पीपल या फिर जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं, दैट यू गाइस डिजर्व दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। तुम लोग डिजर्व करते हो कि तुम कंटेमिनेटेड पानी पी करके मर जाओ, खराब हवा लेकर, ऑक्सीजन लेकर के मर जाओ, एजुकेशन तुमको मिले नहीं, हॉस्पिटल में अच्छी सर्विस मिले नहीं, स्कूल्स बंद हो जाए, यूनिवर्सिटीज बंद हो जाए, खुले नहीं खुले कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी इलेक्शन आए तो फिर नेताओं के पीछे बिरयानी खाने के लिए या फिर 500 रुपए में बिकने के लिए तुम लोग चले जाते हो और फिर बाद में बोलते हो सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। ऑफकोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने करवाने के लिए किया क्या है? तुमने सवाल किया है। अगर अगर आज ये बोलूं कि एंटी नेशनल होने के लिए क्या करना चाहिए, तो एंटी नेशनल होने के लिए सवाल करना चाहिए सरकार से कि तुमने सही पानी क्यों नहीं दिया, सही हवा क्यों नहीं दिया, अच्छे स्कूल क्यों नहीं बनवाए, अच्छे हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाए, अच्छे रोड्स क्यों नहीं बनवाए, वुमेन्स को सेफ्टी क्यों नहीं मिल रही है, लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। हम आज इंडिया में नई पढ़ाई करके वेस्टर्न कंट्रीज क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए? आज हम इंडिया में अच्छे बिजनेस मॉडल्स क्यों नहीं खड़ा कर पा रहे? क्योंकि करप्शन है, हर जगह करप्शन है, छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक करप्शन है। लेकिन जब तक हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तब तक तो उनसे सवाल करने वाला कोई बचेगा ही नहीं, कोई नहीं बचेगा। तो सवाल कौन करेगा? अंबानी सवाल नहीं करेंगे, अडानी सवाल नहीं करेंगे, टाटा सवाल नहीं करेंगे, बिरला सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अपनी बात कैसे मनवानी है। वो बेवकूफ़ी नहीं करते, बेवकूफ़ी करते हैं जो लोग नीचे कीड़ों मकोड़ों की तरह एक दूसरे से लड़ते हैं। एक बांग्लादेश के मुसलमानों ने हिंदू को मार दिया, इंडियन हिंदू मुसलमान को मार दे रहे हैं। तुम लोग दोनों एक ही काम कर रहे हो। अगर आज कोई इंडिया में बैठ करके ये कह रहा है कि बांग्लादेश में मुसलमानों ने हिंदू को मार दिया, तो मेरा ये सवाल है कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया? क्या मोदी गवर्नमेंट ने एक भी ट्वीट किया? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी मीडिया में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ भी बोला हिंदुओं के लिए? नहीं बोला। क्या जब एस जयशंकर जो फाइनेंस एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, वो बांग्लादेश के हैं, वो पाकिस्तान के मिनिस्टर के साथ हाथ मिला रहे हैं, क्या उन्होंने किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा कि हमारे हिंदू माइनॉरिटीज के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? होम मिनिस्टर ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया? नहीं दिया। तो ये सवाल आप अपनी गवर्नमेंट से क्यों नहीं पूछ रहे कि मेरे देश के जो हिंदू भाई है
वो बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं, तो आपने इसको रोकने के लिए या इसको कंडेम करने के लिए क्या सवाल उठाया? आप ये तो सवाल पूछ नहीं रहे, आप एक नॉर्मल इंसान से पूछ रहे हैं कि तुमने इसका विरोध क्यों नहीं किया। अगर आपका सवाल ये है कि मैंने बांग्लादेशी हिंदू के मारे जाने पर विरोध क्यों नहीं किया, तो आप मुझसे सवाल करने वाले कौन होते हैं? मैंने विरोध किया और मैं इस बात के अगेंस्ट हूं, लेकिन मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको क्यों दूं और आप मुझसे ये सवाल क्यों करेंगे या किसी से भी क्यों करेंगे? आपका ये सवाल जाना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी रिप्रेजेंटेटिव है, गवर्नमेंट आपके बिहाफ में काम कर रही है, आप गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट को वोट दे करके पावर में बैठाते हैं, और वो इसलिए बैठाते हैं कि वो गवर्नमेंट आपके लिए काम करे, आपका भला चाहे, आपको सिक्योरिटी दे, आपको जॉब्स दे, आपको आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, आपको ग्लोबल लेवल पे ऊपर लेकर के जाए, आपकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी की जाए। लेकिन आप वो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने नीचे अपने कार्यकर्ता बनाए हुए। अब वो कार्यकर्ता जो है अपने पार्टी पर या फिर गवर्नमेंट पर रिलाई करती है कि भैया अगर मैंने गवर्नमेंट के हाँ में हाँ नहीं मिलाया तो मेरा रोटी का पानी मारा जाएगा, तो मेरा घर कैसे चलेगा? तो घर चलाने के लिए आप दूसरा प्रोफेशन उठा लो, अपने देश को और अपने जमीर को स्टेक पे मत लगाओ। बहुत सारे ऑफिसर्स, इवन दो पुलिस जो है, सारे पुलिस नहीं, ऑफ कोर्स बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं वो लाठी चार्ज कर देती है प्रोटेस्टर्स के ऊपर। इवन दो डेलीगेट पर जो अभी उन्नाव रेप कांड हुआ, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको मारा गया। हवा जो भी ऑक्सीजन का या फिर जो भी एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, AQI इतना हाई है दिल्ली में, उसके लिए प्रोटेस्ट हुआ, उसके लिए लाठीचार्ज हुआ। तो जब पुलिस से आप ये पूछेंगे ना कि आपने इन प्रोटेस्टर को, पीसफुल प्रोटेस्टर को क्यों मारा, इनको जेल में उठा के क्यों डाला, तो वो कहेंगे कि ऊपर से प्रेशर था। उनका काम है ऑर्डर लेना, विच इज टोटली फाइन, क्योंकि हमने उन मिनिस्टर्स को वोट दे करके आगे भेजा है कि आप इन सारे पावरफुल एलिमेंट्स को कंट्रोल करेंगे। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट किस तरह से चलती है। सबसे पहले आता है स्टेट। स्टेट में क्या आता है? जुडिशरी, CBI, ED, आर्मी, BSF, पुलिस, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो इसको रन करने के लिए हम लोग आपस में अपना एक लीडर चुनते हैं, उस लीडर को ऊपर भेजते हैं। उस लीडर को ऊपर भेजने के बाद हम कहते हैं कि आप इन सब पावर का इस्तेमाल करें और हमारी लाइफ आसान बनाए। तो ऐसा नहीं है कि वो पावर में चला गया तो अब वो बोलेगा कि पुलिस आज जाओ, आज सब पर गोली चला दो। नहीं, ये नहीं है उनका काम, क्योंकि अब इसको काउंटर करने के लिए बना है कोर्ट कि भाई जहां भी ये गलत करेगा तो फिर कोर्ट आएगा बीच में, कोर्ट को आना पड़ेगा बीच में। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो कोई गलत स्टेप लेगा, डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि जब भी गवर्नमेंट अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है तो जनता जो होती है वो जाती है कोर्ट के पास और अपना कंप्लेन फाइल करती है, और फिर गवर्नमेंट को आना पड़ता है कोर्ट में और फिर उसका जवाब देना पड़ता है। तो हमने वोट दे करके स्टेट को चलाने के लिए गवर्नमेंट को भेजा है, और वही गवर्नमेंट उस पावर को यूज करके हमें मार खिलवाए, इसलिए तो नहीं भेजा है ना। तो ये सवाल जो है ये कौन पूछता है आज के टाइम पे अपने गवर्नमेंट से? कोई नहीं पूछता है। जब आप नहीं पूछोगे तो ऑफ कोर्स आप मार खाए जाओगे, और आप ये सोचोगे जो भी आज बीजेपी के अंडर में काम कर रहा है या जो भी उसको सपोर्ट कर रहा है, और तुम ये सोचोगे कि हम तो बीजेपी के साइड में हैं, हमारा क्या है, हमारा तो दाल रोटी चल रहा है। तो कितने दिन चला लोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 10 साल, 20 साल? इवेंचुअली अगर आप दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ता हो और आप बीजेपी के लिए लड़ाई कर रहे हो, चाहे वो सही हो या गलत, लेकिन उसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ रहा है। वही हवा आप भी ले रहे हो, वही जहरीला पानी आप भी पी रहे हो, वही महंगाई आप भी झेल रहे हो, और फिर भी अगर आपका दिमाग नहीं खुल रहा है इन सब चीजों की वजह से, तो आपका कोई इलाज नहीं है, आपका हरधर्मी का कोई इलाज नहीं है। इस हरधर्मी का इलाज यही है कि आप अपने कर्मों का भुगतान करेंगे। ठीक है, किसी को कोई नहीं समझा सकता है, किसी को कोई नहीं समझा सकता है। अगर मैं हिंदुओं में कहूं तो कृष्ण भगवान नहीं समझा पाए कौरव को, वो नहीं समझे, तो युद्ध हुआ और उसका सजा उनको मिला। हमारे में हमारे नबी आए, वो समझाए, बहुत लोग नहीं समझे, तो उसका सजा वो भुगतेंगे। हमारा काम है समझाना और
जो नहीं समझे उनसे दूर रहें। ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी को समझाना चाहूं और वो नहीं समझे तो मैं उससे लड़ाई करूंगा। ठीक है, वो डिसएग्री कर सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि उसके डिसएग्री करने से मुझे नुकसान हो सकता है, तो आई विल ट्राई टू अवॉइड दैट पर्सन। अगर मैं किसी काम पर जा रहा हूं कोई काम करने के लिए और मैं कह रहा हूं कि भाई मेरा साथ दे, हम लोग मिलके ये काम करते हैं, और वो बंदा कहे नहीं 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 यार मुझे ये काम नहीं करना, मत करो, कोई बात नहीं है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, तो हम दोनों ग्रो करते हैं। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं है, तुम मत करो काम। लेकिन अगर मुझे वो काम करना है ना, तो मुझे उस नेगेटिव पर्सन से ना दूरी बनानी पड़ेगी, और एटलीस्ट उसका सुनना तो बंद करना पड़ेगा। दूरी बना करके मुझे अपने काम के लिए काम करना पड़ेगा, जो मेरा गोल है मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट आप अपने आप को दूर रखो उससे, क्योंकि आप उससे दूर रहो, क्योंकि अगर आप उससे बहस करोगे ना आप मारे जाओगे। आप हिस्ट्री उठा करके देख लो, जितने भी लोग सही के लिए आवाज उठाए ना, इफ दे आर नॉट यूजिंग फोर्स, वो मारे गए। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला जेल जा चुके हैं, फिर उसके बाद भगत सिंह, ठीक है, JF कैनेडी, फिर आप उसके बाद चे भी है क्यूबा में, उसके बाद फिर आप गद्दाफी को पकड़ लो, वो भी मारा गया। जो भी लोग सही के लिए सवाल उठाएंगे ना, जो आवाज उठाएंगे ना, वो मारे जाएंगे। ठीक है, तो तब तक सवाल नहीं करो इन लोगों से डायरेक्टली जब तक आपके पास पावर ना हो। देयर इज अ कोट, नेवर मेस विद द क्रोकोडाइल अंटिल यू क्रॉस द रिवर। अब आप बोलेंगे कि एक तरफ मैं कह रहा हूं कि सवाल उठाओ और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि सवाल मत उठाओ। सवाल उठाओ लेकिन समझदारी से। लेट्स सपोज जब वोट देने लोग आते हैं, वोट मांगने आते हैं आपसे, तो आप क्या करो, पहले तो आप उनसे पूछो कि आपने क्या क्या काम किया है, और अकेले मत पूछना। अगर अकेले पूछे तो तुम मारे जाओगे, तुम टारगेट हो जाओगे उसके पार्टी वर्कर से। अब वो पार्टी वर्कर आपको क्यों मारेगा? क्योंकि वो पार्टी वर्कर सोच रहा होगा कि अगर मैंने ये मैडम का ये काम कर दिया जिसने उनके ऊपर सवाल उठाया है और मैंने उसको ठिकाना लगा दिया, तो मैडम मुझे वाहवाही देगी और मुझे सपोर्ट करेगी। तो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ना उसने पूरे पब्लिक को स्टेक पे लगा दिया, तो अब वो उस बंदे को मारेगा। अब जब वो उस बंदे को मारेगा या उसको मरवा देगा, तो फिर क्या होगा, सब डर जाएंगे, सब सोचेंगे यार उसको मरवा दिए भी, क्या करे, क्योंकि पावर तो उसके हाथ में है नहीं। तो सब चुप हो जाएंगे, फिर सवाल नहीं होगा। लेकिन जिस बंदे ने ये काम किया है ना, वो सोच रहा है कि भाई मैंने काम कर दिया, मुझे बहुत पैसे मिलेगा, मुझे कोई पोस्ट मिल जाएगा, मैं ये काम कर लूंगा, मिनिस्टर के सपोर्ट से वो काम कर लूंगा। कब तक? सवाल है कब तक? क्योंकि जो नीचे जो लोग काम कर रहे हैं ना, जो भी आप MP बोल लो, MLA बोल लो, इन सब लोगों को खबर भी नहीं है कि ग्लोबल लेवल पे काम क्या हो रहा है, ग्लोबल लेवल पे किस तरह का गेम चल रहा है। ये सारे मारे जाएंगे। ठीक है, तो आप ये करो कि जब वो लोग वोट लेने आए तो आप ग्रुप बना करके एक सवाल पूछो कि आपने क्या क्या किया है और आपने क्या क्या बोला था करवाया। लेट्स सपोज मेरे एरिया में पानी आज से 20 साल पहले भी भर जाया करता था, आज भी भर जाता है, इसका इलाज ही नहीं है, किया ही नहीं इन लोगों ने। तो या तो आप सवाल करो, या तो उसको खड़ा करो जो आपके बीच का आदमी हो, और यूनिटी बहुत जरूरी है। अपना आदमी खड़ा करो और उसको आगे भेजो और उसको बोलो कि भाई ये काम कर। अगर नहीं करे ना, उसको हटा दो, नेक्स्ट टाइम उसको वोट ही मत दो, बात खत्म हो गई। दूसरी चीज कि जब आपके अंदर यूनिटी होगी ना, कि जब लेट्स सपोज कि एक एरिया के अंदर 5000 वोट है और वो 5000 वोट एक काउंसलर बनाती है, अगर वो काम नहीं कर रहे ना, तो वो 5000 बंदा प्रेशर डालेगा अपने रिप्रेजेंटेटिव पे, अपने लीडर पे, कि ये काम करो, ये काम क्यों नहीं कर रहे हो। अगर वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो गया ना, तो फिर काम कभी नहीं होगा। ठीक है। दूसरा चीज, जब भी कोई आपको धर्म के नाम पर बांटने आए ना, अगर कोई साधु आता है या कोई मौलवी आता है आपको रिलीजन के बारे में बोलना, आप सुनो। लेकिन कोई मिनिस्टर आकर के आपको रिलीजन के नाम पर बांट रहा हो ना, तो आप समझ जाना कि वो अपना गलती छुपा रहा है और अपना करप्शन छुपाने के लिए आपको रिलीजन के मैटर में घसीट रहा है। मिनिस्टर या फिर पॉलिटिशियन का काम नहीं है कि वो आकर के हमें रिलीजन सिखाए। जिसको रिलीजन सीखना है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो अपनी किताब पढ़े, अपने धर्म का पालन करे, और हर धर्म अच्छा ही सिखाता है, हर धर्म अच्छा सिखाता है। ये मिनिस्टर्स बना रहे, ये पॉलिटिशियंस बना रहे, तभी तो इनका रोटी चलता है। किसी भी गरीब
कभी किसी भी मिनिस्टर को गरीब देखे हो? किसी बच्चे को ये देखे हो कि वो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जा रहा है? किसी मिनिस्टर के बेटे को ये देखा है कि वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाने जा रहा है? कब दिमाग खुलेगा तुम लोगों का? एनीवे, कम बैक टू द पॉइंट। तो एक्चुअली में हो ये रहा है कि जब ये वॉर होगा तो हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से लोगों को खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, और आपको मौका भी नहीं मिलेगा कि आपको करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो आप खुद को प्रिपेयर करें, बिकॉज वॉट एवर इज गोइंग टू हैपन, लोग ये सोचते हैं देख लेंगे, जब होगा तो आप देख नहीं पाएंगे। ठीक है, इस तरह से कोविड आया था, लोगों को मौका नहीं मिला था ना प्रिपेयर करने का खुद को। लोग बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, पुलिस चार्ज कर रही है, लोग पैदल वॉक करके बिहार जा रहे हैं दिल्ली से। एक बस के बारे में अनाउंसमेंट हो गई कि वो बिहार जा रहा है, लाखों लोग पहुंच गए, भगदड़ हो गई, क्योस मच गया। आपको दवा नहीं मिल रहा है, आपको दवा नहीं मिल रहा है, आप दवा लेने के लिए गए तो आपको पुलिस मार रही है कि भाई तुम बाहर क्यों निकले। आप खाना लेने गए, वहाँ ग्रोसरीज नहीं मिल रही है, बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, किसी का क्रेडिट कार्ड का बिल जाना है, किसी के EMI जाने हैं, पैसे नहीं है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। सेम होने वाला है। रात में आकर के, वीकेंड पे कोई भी मिनिस्टर आकर के या कोई भी प्राइम मिनिस्टर आकर के आपको बोल देगा कल से ये है प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम। आपके अकाउंट में 10 लाख है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लाख मिलेगा, 9 लाख आपको गंवाने पड़ेंगे क्योंकि ग्लोबल कोलैप्स हो गया है। तो आप सेफ चले, 1 से 1.5 महीने का ग्रोसरी हमेशा घर पे रखे, जो भी नेसेसरी मेडिसिन है उसको रखे, किसी के पास कोई भी जरूरत की चीजें हैं, एक इमरजेंसी किट आता है जिसके अंदर आप बैटरीज, पावर बैंक्स, पानी, खाना, मेडिसिन, जो भी चीजें है अपने हिसाब से आप प्रिपेयर करके रखें। ठीक है, कम से कम हर बंदे के ऊपर 5 लीटर से 10 लीटर पानी आप उसको स्टॉक करके रखे, पीने का पानी। अच्छा घर हो, सिक्योरिटी हाई रखे, एक दूसरे की मदद जरूर करे। अगर आप किसी के नेबर है या कोई आपका नेबर है, मेक श्योर यूनिटी होनी जरूरी है। उस टाइम पता चलेगा आपको कि कोई हिंदू है या मुस्लिम है, वो फर्क नहीं पड़ता, इंसान होना जरूरी है, क्योंकि मुसीबत में सिर्फ और सिर्फ इंसानियत काम आती है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है खुद को प्रिपेयर होना, करना, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस तरह का कोई चीज नहीं होना है और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इंडियन मीडिया ये चीज नहीं दिखाएगी, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए सिर्फ बता रहा हूं, जब दुनिया में कोरोना चल रहा था उस टाइम ट्रंप और मोदी इंडिया के स्टेडियम में इवेंट कर रहे थे। उस टाइम भी कोविड था, लेकिन वो इवेंट हुआ बिकॉज इट्स इन देयर इंटरेस्ट। ठीक है, government doesn't care about you at all. You are all on your own. You are all on your own. ये बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, you are all in your own, on your own. अपनी प्रिपरेशन खुद करें। अपनी जो पोर्टफोलियो है, मैं बेसिकली मार्केट के हिसाब से अगर मैं आपको बात करूं तो कुछ चीजें अपने हाथ में रखें, गोल्ड, सिल्वर, कैश लिमिटेड, एसेट्स अगर आपके पास है, लेट्स सपोज जमीन है, उसके पेपर अप टू डेटेड रखें, किसी भी तरह का जगह नहीं छोड़े उसके पेपर वर्क को कंप्लीट करने में। बिकॉज थोड़ी सी भी गलती हुई ना, गवर्नमेंट इज आफ्टर द लैंड। बिकॉज जमीन ही एक ऐसी चीज है ना जो दुनिया में आप बढ़ा नहीं सकते, जितनी है उतनी ही है, इनफैक्ट कम हो सकती है बिकॉज ऑफ द इवेंट विच इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो उसके पेपर अच्छे से रखें, अपने फाइनेंशियल्स को अच्छे से प्रिपेयर करके रखें। स्टॉक मार्केट में उतना ही लगाएं जितना आप गंवाना अफोर्ड कर सकते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में तो बिल्कुल भी ना लगाएं। AI गोना रन द वर्ल्ड, इस बात का ध्यान रखें। पावर बैकअप रखें हमेशा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है यूनिटी, सबसे इंपॉर्टेंट है। जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी तो यूनिटी इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको एक दूसरे की मदद करनी होगी, इस बात का ध्यान रखें। आई विल कम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो with the next video very soon. Thank you for now.